साम्राज्य शक्लें रंग और मलबूस बदलने से निज़ाम जमहूर में तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि साम्राज्यत जमहूरियत की जिद है जिसमें चंद घराने आबाद होते हैं और करोड़ों खानुमा बर्बाद। हमारे समाज में ये करोड़ों दो हिस्सों में तकसीम किए जाते हैं। पहला, मुल्क की आबादी का वो हिस्सा है जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। खेत मजदूर दिहाड़ीदार लोग, जिन्हें मुआशियात की जबान में लोअर स्ट्रेटा ऑफ द पॉपुलेशन कहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। मुल्क की एलिट आबादी जिस दुनिया में जीती है इसे बबल इकानमी कह सकते हैं, यानी मसनूई दुनिया के बासी और मखलूक खुदा से किट कर मन मर्जी के टेंट में जीने वाले वो लोग जिनके असासे जायदादें इंटरेस्ट की बजाय इंटरनेशनल इंटरेस्ट के जुमरे में आते हैं। फिर इस तबके की दुनिया ऐसी है जिसमें मलो और मिस्टर में भी कभी तमीज नहीं रही, उनका नारा भी कभी नहीं बदला, हमेशा से एजेंडा भी एक है, बख्न मातख्त आबाद बाद। हम अपनी इब्तिदाई तारीख पर नजर डालें तो फरंगी साम्राज्य की रुखसती का अरसा बड़ा मुख्तसर नजर आता है। 14 अगस्त 1947 से लेकर 30 अक्टूबर 1954 तक 7 साल 2 माह 9 दिन। ये 24 अक्टूबर 1954 का दिन था जब एक साम्राज्यी किरदार गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान की आइनसाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तोड़कर मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। आर्काइव्स बताते हैं कि मियां मुमताज दौलताना, महमूद अली कसूरी, मखदूम ज़ादा हसन महमूद, सरदार अब्दुल रशीद, अब्दुल सत्तार पीरजादा, मीर रसूल बख्श तालपुर और गुलाम हुसैन सुमरू ने इस आइन शिकनी का जोरदार स्वागत किया। ऐसे लगा जैसे हिंदुस्तान का आखिरी वाइसराय रंग और लिबास बदलकर फिर से आज़ाद पाकिस्तान पर काबिज हो गया। इन दिनों मौजूदा सिंध हाई कोर्ट को चीफ्स कोर्ट लिखा और पुकारा जाता था। तोड़ी जाने वाली असेंबली के स्पीकर मौलवी तमीज अल दीन ने इस आइन साज और कानून साज असेंबली की तहलील के फैसले को मौजूदा सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। याद रहे कि मौलवी तमीज अल दीन के पास इस असेंबली के दोनों बड़े ओहदे थे, वो बिलतरतीब तोड़ी जाने वाली असेंबली के सदर और स्पीकर भी थे। मुल्क की गैर मुंतखब मुक्तदरा गुलाम मोहम्मद के पीछे खड़ी थी। इसके बावजूद मौलवी तमीज अल दीन ने नताइज की परवाह किए बगैर नए रंगदार साम्राज्य की तरफ से आज़ादी से जीने का हक छीनने के फैसले को अदालत ले जाने का इंतहाई दलेराना इक़दाम किया। मौलवी तमीज अल दीन को अदालत जाने से रोकने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए। उनके घर का सरकारी एहलकारों ने मुहासरा कर लिया, उनके साथ मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। ये एक गैर अलानिया हाउस अरेस्ट थी। पुराने साम्राज्य के नए साम्राज्यी गुमाश्ते ने समझा कि मौलवी तमीज अल दीन काबू में आ गया है। इस वक्त के इस जाबिराना मुहासरे की शिद्दत का अंदाजा लगाने के लिए यहाँ 3 वाक़यात बयान करना जरूरी है। नंबर 1, बुर्का पोश खातून का वाक़या। मौलवी तमीज अल दीन ने 24 अक्टूबर 1954 के गैर कानूनी इक़दाम को चैलेंज करने के लिए पहले 2 और 3 दिन में ही आईनी पिटीशन, जिसे सिंध चीफ्स कोर्ट रोल्स के मुताबिक CP कहते, तैयार कर ली थी, जबकि मुल्क की बाकी 4 हाई कोर्ट्स में इसे रिट पिटीशन बोला और लिखा जाता है। लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद न किसी वकील को मौलवी तमीज अल दीन के पास आने की इजाज़त दी गई और न ही मौलवी तमीज अल दीन साहिब को घर के दरवाजे से बाहर निकलने दिया गया। इसी कश्मकश में 11 नवंबर 1954 का उम्मीद अफजा सूरज तुलू हुआ। मौलवी तमीज अल दीन के घर की पिछली साइड पर एक छोटा बगली गेट था जहां एक रिक्शा आकर रुका। घर के अंदर से सरतापा बुर्क़े में मलबूस एक खातून बगली गेट से बाहर निकली और सिक्योरिटी एहलकारों की नज़रों के ऐन सामने बावकार अंदाज में चलती हुई रिक्शे में जा बैठी। दूसरी जानिब कुछ देर बाद ये रिक्शा सिंध की चीफ्स हाई कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचा। एहलकारों ने पर्दा नशीन खातून के लिए हाई कोर्ट का गेट खोलकर रिक्शे को अंदर आने की इजाज़त दे दी। सिंध हाई कोर्ट में ग्राउंड फ्लोर पर अदालतें हैं जिन तक पहुंचने से पहले बार एसोसिएशन का ऑफिस आता है। खातून ने रिक्शे से आतरती ही बुर्का उतार दिया जिसमें से मौलवी तमीजुद्दीन बरामद हुए और हाथ में कागजात का पुलंदा पकड़े बार एसोसिएशन के हाल में दाखिल हो गए। दूसरा वाकया मंजर आलम एडवोकेट की गिरफ्तारी का था। मंजर आलम एडवोकेट को खुफिया पैगाम रसानी के जरिए मौलवी तमीजुद्दीन ने अपना वकील मुकर्रर किया था। चुनांचे वकील साहिब हाई कोर्ट गेट के बाहर तयशुदा वक्त पर पहुंच गए, जहां पे सिक्योरिटी एहलकारों और खुफिया एजेंटों ने मंजर आलम एडवोकेट साहिब को घेर कर हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने साथ खड़ी एक गाड़ी में मंजर आलम एडवोकेट को गिरफ्तार करके जबरदस्ती लोड किया और यूं मंजर आलम एडवोकेट साहिब गुमशुदा अफराद की फहरिस्त में शामिल हो गए। तीसरा वाकया सिंध हाई कोर्ट के इस वक्त के डिप्टी रजिस्ट्रार जनाब रोशन अली शाह की हिकमत और दिलेरी का रोशन बाब है। जो ही मौलवी तमीज अल-दीन जनाब रोशन अली शाह से मिलने रजिस्ट्रार ऑफिस में दाखिल हुए, रोशन अली शाह साहिब ने उन्हें एहतराम से बिठाया, फिर आईनी पिटीशन के कागजात लिए और रोज के मुताबिक दीर के तमाम मरहले मुकम्मल करने में मौलवी तमीज अल-दीन की भरपूर मदद की। ये रोशन अली शाही थे जिनके जरिए मौलवी तमीजुद्दीन साहिब ने जनाब जस्टिस कॉन्स्टेंटाइन को अपने वकील मंजर आलम एडवोकेट साहिब की गिरफ्तारी और उनसे होने वाली बदसलूकी के बारे में आगाह किया। इस दलेर जज ने भी फौरी तौर पर एक्शन लिया और आईजी सिंध पुलिस को मंजर आलम एडवोकेट को रहा करके हाई कोर्ट वापस पहुंचने की सहूलत फराहम करने का हुक्म दिया। मौलवी तमीज अल-दीन की कानूनी टीम में इंग्लिश बैरिस्टर DM पर्टे भी शामिल थे, जिनकी फीस और होटल वगैरह के अखराजात एक और रोशन दिमाग जनाब रोशन अली भीमजी ने खुद बर्दाश्त किए थे। 24 अक्टूबर 1954 के रोज़ मुत्तहिदा पाकिस्तान की असेंबली तोड़ने के मुकदमे की कार्रवाई 9 फरवरी 1955 को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सर जॉर्ज कॉन्स्टेंटाइन की सरबराही में शुरू हुई। चीफ जस्टिस सर जॉर्ज कॉन्स्टेंटाइन ने फुल बेंच तश्कील दिया, जिसने पाकिस्तान की आइनसाज असेंबली तोड़ने के लिए की जाने वाली तमाम कार्रवाई और गवर्नर जनरल का नोटिफिकेशन काल अदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट फुल बेंच के इस फैसले की अपील फेडरल कोर्ट में पहुंच गई, जहां चीफ जस्टिस M मुनीर ने एक और फुल बेंच बना दिया। अजीब सी समाअत थी और बड़ा दबाव वाला माहौल। चुनांचे 16 मई 1955 के दिन पाकिस्तान की सियासत पॉलिटिकल जस्टिस के दौर में दाखिल हो गई। चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर की सरबराही में फुल बेंच फेडरल कोर्ट के जजेस, जिनमें जस्टिस अबू सालेह, जस्टिस मोहम्मद अकरम, जस्टिस मोहम्मद शरीफ और जस्टिस एस.ए. रहमान ने आज़ाद पाकिस्तान की आइनसाज असेंबली को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत तोड़ने के फैसले की हिमायत कर दी। जस्टिस कॉन्स्टेंटाइन के फैसले को काल अदम करार दे दिया गया। आज़ाद पाकिस्तान की सियासत को नज़र ज़रूरत की बेड़ियां डाल दी गईं। कौम की आज़ादी के गिले में हसन ज़रूरत और नज़र ज़रूरत का ऐसा तौक पहनाया गया, जिसके खिलाफ इस फैसले के 67 साल बाद आज भी पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी से हमकनार करने की अवामी जिद्दोजहद का सफ़र जारी है। इस वक्त से आज तक मुल्क की वकला बरादरी और बार एसोसिएशंस ने इस फैसले को मुस्तरद कर रखा है। फैसले के 3 नताइज ने तसौन पाकिस्तान नक्शकुहन मिटाकर सुल्तानी जमहूर कायम करने वाला हजरत इकबाल का ख्वाब बखेर कर रख दिया। ऐसी ही दादागिरी के दौर में हबीब जालिब ने एहतजाज को उन अल्फाज में नया आहंग दिया, जीने का हक साम्राज्य ने छीन लिया, अलिफाटियों मरने का हक इस्तेमाल करो। साथ साथ इस इंतहाई मुतनाज़ा फैसले ने 2 आईनी इदारों को सियासत में बाकायदा तौर पर घसीट लिया। आइए उसके सबूत पर एक नज़र डालें। फेडरल कोर्ट का नज़र ज़रूरत वाला पहला फैसला PLD साल 1955 FC सफ़ा नंबर 240 पर रिपोर्ट शुदा है, जिसकी खास बात फुल बेंच के वाहिद गैर मुस्लिम रुकन मिस्टर जस्टिस AR कार्नुस का तहरीर करदा इख्तिलाफी नोट है, जिसके जरिए उन्होंने एक ऐसी अपील मुस्तरद करने की हिम्मत कर दिखाई जिसमें अपने वक्त के 2 ताकतवर तरीन जर्नल मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा और फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान बिलतरतीब अपील लानक नंबर 4 और अपील लानक नंबर 8 की हैसियत से मुकदमे के मुद्दई बने थे। उसका सादा सा मतलब अब समझ गए होंगे। एक तो ये कि मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया, जबकि फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने अपने इसी तजवीज़ कुनिंदा को यूके धक्का मार कर दूसरा मार्शल लॉ लगा दिया था। ये दोनों मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नौज़ायदा ममलुकन खुदादान पाकिस्तान के 15 साल तक बिला शर्कन गैर मालिक बन गए, ऐसे मालिक जिनके इख्तियारात फाते वाले थे। इन दोनों ने पाकिस्तान के लिए बान पाकिस्तान हजरत कायद-ए-आज़म की तरफ से मुंतखब किया गया गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म कर दिया और अपने आप को पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और फिर खुद ही हैंड पिक्ड कासा लेस चमचों की काबीना के जरिए सदन ममलुकत और रियासत का टाइटल भी दे दिया। जब ये 15 साला गासिबाना दौर खत्म हुआ तो उसके 2 हौलनाक नताइज सामने आ गए, जिनमें से पहला जनरल खान जैसे शख्स का बगैर किसी इलेक्शन के बरसन इक़्तिदार आना और दूसरा मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का सानिहा था, जिसमें कौम ने डूबती सांसों से मस्जिदों के शहर ढाका को भारत के सामने सरेंडर के जरिए डूबते देखा।
پھر چل نظر ضرورت کے فیصلوں کا سیریل سوپ ایسا چلا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس طرح کے فیصلوں کے لیے پولیٹیکل جسٹس کی اصطلاح استعمال کرنا شروع کر دی۔ اس پولیٹیکل جسٹس کے نتیجے میں پاکستان کو جنرل ضیاء صاحب کا چوتھا مارشل لا 11.5 سال تک بھگتنا پڑا۔ 1990 کے عشرے میں لنگڑی لاولی جمہوریت کی بحالی کا شبہ پیدا ہونا شروع ہوا، جسے دور کرنے کے لیے نظر ضرورت نے دو مرتبہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی حکومتیں توڑ ڈالیں۔ نظر ضرورت کو پروان چڑھانے کی اس روش کا نتیجہ نئی صدی کا پہلا اور سیریل نمبر پہ پاکستان کا 5واں مارشل لا جنرل مشرف نے لگا دیا۔ 10.5 سال تک مشرف کے دون اقتدار پر آج کے پی ڈی ایم والے ڈیموکریٹ لیڈر باوردی صدر کو ووٹ دینے کے لیے اپنا NRO وصول کرنے کی لائن میں لگے رہے۔ اس مارشل لا کو بھی ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ظفر علی شاہ کیس کے ذریعے تحفظ دے چھوڑا ہے۔ سیاسی انصاف کے ان فیصلوں نے قوم کو بڑے عجیب مخمصے میں ڈال دیا، جس کا اظہار نئے طرز حیات کے انفارمیشن سونامی میں آج کھل کر ہو رہا ہے۔ یہی کہ پاکستان کا آج اصل حاکم کون ہے؟ سیاستدان، جج یا جرنیل؟ چونکہ عملی طور پر سیاست کی ٹرائیکا ان 3 دروازوں کے درمیان دھوبی کا کتا بن کے رہ گئی ہے، جو گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا۔ قومی دولت لاوٹنے والے بڑے بڑے مجرموں کو سیاسی تحفے میں مسلسل NRO ملتے چلے جا رہے ہیں۔ تقسیم دولت میں اس قدر بھاری مقدار سے دھاندلی ہوئی کہ اب غریبی کا جزیرہ خدا کی بستی بن گیا ہے، جبکہ ناجائز نودولتیے کئی بر اعظموں میں انتہائی مہنگی جائیدادوں کے مالک ہیں۔ اس خون آشام طبقاتی تقسیم کی منظرکشی نثر میں لکھنے سے بہتر ہوگا یہ نظم پڑھ لیتے ہیں۔ گاؤں زخمی فضائیں ہو گئیں، زہریلی گھڑی کی ہوائیں ہو گئیں، مہنگی شراب سے دوائیں ہو گئیں، لائیے عوام کو جواب دیجیے، دیش کی تباہی کا حساب دیجیے، مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجیے، دیش کی تباہی کا حساب دیجیے۔ لوگ جو امیر تھے غریب ہو گئے، اب تو غریب سے امیر ہو گئے، یعنی کہ حضور بے ضمیر ہو گئے۔ خود کو بے ضمیری کا خطاب دیجیے، دیش کی تباہی کا حساب دیجیے۔